अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महाशिवरात्रि की। फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व कल पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस पर्व को लेकर देश भर के तमाम शिवालयों में तैयारी कर ली गई है। खासकर देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि को लेकर खासी तैयारी है। बड़ी बात यह है कि इस साल की महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई बेहद शुभ योग के बीच मनाई जाएगी। आ गया महाशिवरात्रि का त्योहार और देश भर में सज गए भोलेनाथ के दरबार। कहीं की गई फूलों से सजावट तो कहीं रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा गया भगवान भोलेनाथ का धाम। ये तैयारी है महाशिवरात्रि पर्व की, जिसे कल पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हर साल फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाला ये पर्व दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व है। यही वजह है कि इस महापर्व को शिव भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई है और खास कर विश्वनाथ धाम अपने भक्तों के स्वागत के लिए न केवल सजावट किया है फूल माला से, झालर बत्तियों से, बल्कि कई तैयारियों को करके रखा है। और देख सकते हैं बड़ा सा बैनर होर्डिंग भी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा फोर्स तैनात कर दी गई है। न केवल पैरामिलिट्री फोर्स मंदिर के अंदरूनी हिस्से में रहेगी, बल्कि जो सिविल फोर्स है, पीएसी है, उसको भी बाहर तैनाती करके लगाया गया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर मां पार्वती से विवाह किया था। इसी वजह से देश के तमाम शिव मंदिरों, शिवालयों और 12 ज्योतिर्लिंगों पर दर्शन और पूजन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम काशी हो या देवघर का बैद्यनाथ धाम या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। जो शिव बारात का रूट रहने वाला है वही पारंपरिक ट्रेडिशनल रूट हम लोगों ने इस पे अपनी सहमति जताई है। शिव बारात आयोजन समिति के ऑफिस बेयरर्स के साथ में जब बैठक की गई थी तो इस बात से पहले ही निर्णय हो चुका है कि जो हमेशा से रूट रहा है ट्रेडिशनली, उसी रूट पे इस बार शिव बारात निकलेगी। तो केकेएन स्टेडियम के बाद में बाजला चौक होते हुए फिर रॉय एंड कंपनी चौक, उसके बाद में टावर चौक और टावर चौक के बाद में फिर जो हमारा मार्केट वाला एरिया उसमें शिव बारात जाएगी और उसके बाद बाहर निकलने के बाद में पूर्वी गेट मंदिर तक शिव बारात जाएगी। इसी को लेते हुए आज मेरे और एसपी साहब के द्वारा अभी निरीक्षण किया गया है। साथ में सारी लाइन एजेंसीज मौजूद हैं, नगर निगम की टीम भी साथ में है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई ये भी हम लोग के साथ में है, मजिस्ट्रेट भी लोग साथ में हैं। तो हम लोग यही सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना रहे। भोले की नगरी काशी में इस बार महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए खास होने वाला है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर यानी विश्वनाथ धाम में इस बार शिवरात्रि पर बाबा सोशल मीडिया के जरिए 36 घंटे लगातार अपने शिव भक्तों को दर्शन देंगे। इसके साथ ही साथ इस बार महाशिवरात्रि सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों की सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि पिछली बार की तुलना में भक्तों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 36 घंटों तक अनवरत बाबा जब दर्शन देंगे उस दौरान 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाएंगे। इस साल चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होकर 9 मार्च को शाम 6:17 तक है। इस दौरान मनचाहा वरदान पाने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा 4 प्रहर में भक्त कर सकते हैं। खास बात ये भी है कि इस साल शिवरात्रि पर एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें व्रत, साधना, मंत्र जाप और रात्रि जागरण करना बहुत फलदायी माना गया है।
अगर आप महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा साधना करते हैं तो धन संबंधी कामनाएं पूरी होंगी और जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। और संपूर्ण रूप से शिव जी के हर स्वरूप की पूजा करने के लिए 4 पहर की उपासना की जाती है और ये 4 पहर संध्या काल या रात्रि काल के होते हैं। शाम को 6 से 9, 9 से 12, रात में 12 से 3 और फिर अर्ली मॉर्निंग 3 से 6। ये 4 पहर होती है जब भगवान शिव की पूजा दूध, दही, घी और शहद से की जाती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है और इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन तो खुशियों से भर जाता है। यानी भक्तों के लिए मनचाहा वरदान पाने का खास दिन है महाशिवरात्रि। वाराणसी से रोशन जायसवाल, लखनऊ से शिल्पी सेन और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं 3 फीट के कद वाले गणेश बराया से, जो अब गुजरात के भावनगर में डॉक्टर बन गए हैं। लेकिन डॉक्टर बनने का उनका सफर आसान नहीं था। MBBS में प्रवेश करने के लिए उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तब जाकर उनकी मंजिल उन्हें मिली। आज गणेश के जज्बे की चर्चा हर तरफ हो रही है और वो सुर्खियों में भी है। तन पर सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए मरीजों का इलाज कर रहे ये हैं डॉक्टर गणेश बरैया, जिनके बुलंद हौसलों और चट्टानी इरादों की चर्चा आज खूब हो रही है। ये चर्चा इनके कद काठी को लेकर नहीं बल्कि इनके डॉक्टर बनने को लेकर है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना 23 साल के गणेश के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने गणेश के छोटे कद की वजह से MBBS करने के लिए अयोग्य करार दिया था। जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद आने वाली नीट की एग्ज़ाम, MBBS में एडमिशन लेने वाली की एग्ज़ाम मैंने पास की और मैं फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो MCI कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि ये 3 फीट की हाइट की वजह से तुम इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए MCI द्वारा मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन गणेश इस रिजेक्शन से न तो घबराए और न ही उनका मनोबल टूटा, बल्कि जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिखाया। हालांकि इसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। गणेश बरैया के अनुसार उन्होंने MCI के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी और वो केस हार गए। बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर बनने का इरादा नहीं छोड़ा। इसके बाद गणेश ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहाँ उनकी उम्मीदों को पंख मिले और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हरी झंडी दे दी। हमने हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद गणेश ने भावनगर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। साल 2019 में एडमिशन के बाद उन्होंने MBBS की पढ़ाई शुरू की। 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज गणेश इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो 1 साल बाद यानी मार्च 2025 में पूरी होगी, जिसके बाद वो नीट PG 2025 की परीक्षा देंगे। 1 अगस्त 2019 को मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर और सर्टी हॉस्पिटल में MBBS में एडमिशन लिया और हाल ही मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है और अभी मैं सर्टी हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। डॉक्टर बनने की सफर में गणेश का जिसने साथ दिया, आज गणेश उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूल रहे। गणेश की इस उपलब्धि पर भावनगर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर हेमंत मेहता भी बहुत खुश हैं। कम हाइट की वजह से, क्योंकि हमारे सभी फर्नीचर लैब्स उसके हिसाब से ही बने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हाइट के लिए बने होते हैं। उसके बावजूद भी मतलब उसने ये सब किया। हमें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत लगी उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ी, वहाँ उसको करके दी।
और जैसे लेबोरेटरी है, एग्जामिनेशन हॉल है, डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, एग्ज़ाम में कहीं पे भी। तो आज मतलब वो डॉक्टर बन गया इस सब के बावजूद, इन सब दिक्कतों के बावजूद। तो हमारे लिए रियली वो बहुत ही खुशी की बात है। महज 3 फीट कद वाले गणेश के मजबूत इरादों को जो भी देखता है वो दांतों तले उंगली दबा लेता है। गणेश के संघर्ष की ये कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है जो चुनौतियों से लड़ने की बजाय उनसे हार मान लेते हैं। भावनगर से नितिन गोहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जिनके माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमाना बड़ी बात है, तो फिर इन्हें पढ़ाने लिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी इनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़ाई कर रहे हैं, और ये मुमकिन हो पाया है सरकारी बैंक में काम करने वाली तरुणा वदय से। भारतीय रेलवे के कर्मचारी सुशील कुमार मीना और उनके कुछ दोस्तों की वजह से साल 2015 में दोनों दोस्तों ने एक संस्था बनाई और स्लम बस्तियों में शिक्षा की मुहिम की शुरुआत की। अगर ये क्लासरूम नहीं होती तो ये बच्चे यहाँ नहीं होते, शायद चाइल्ड लेबर का कोई काम कर रहे होते या फिर अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा काम कर रहे होते जिससे इनसे शिक्षा बहुत दूर हो जाती। इन नन्हे हाथों में आज ये किताबें नहीं होती। आज यहाँ बैठकर कम से कम ये वो बड़े सपने देखते हैं कि हम भी पढ़ाई करेंगे, कोई सेना में जाना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। उम्मीद यही करिए कि यहाँ से हर बच्चे का सपना सच हो और ऐसे क्लासरूम और बड़ा आकार लें ताकि देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। तो 9 साल पहले इस अभियान की शुरुआत हुई। झुग्गी बस्ती में रहने वाले 300 बच्चों को पढ़ाने से इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक दोनों दोस्त गरीबी और लाचारी की वजह से अब तक शिक्षा से वंचित रहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। 2 वक्त के खाने के लिए कूड़ा बीनने या फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर ये बच्चे अपनी पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए संस्था की तरफ से उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया जाता है और इन बच्चों को अपने घर भी खाना ले जाने की इजाजत दी जाती है। अब तक दिल्ली एनसीआर में 1500 से ज्यादा गरीब बच्चों में शिक्षा की अलग जगह चुके हैं। सिर्फ गाजियाबाद वाले सेंटर में ही 300 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और गाजियाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, लखीमपुर खीरी के अलावा बिहार के 4 शहरों में भी स्टडी सेंटर्स चल रहे हैं जिनमें ज्यादातर पक्के घरों से महरूम बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा जो मेन एम है वो ये है, अभी फिलहाल में जितना हम कर पा रहे हैं, इनको एज के हिसाब से इनकी एजुकेशन के लेवल पे पहुंचाना हमारा मेन मोटिव है। मान के चलिए कोई बच्चा 10 साल का है, उसको ABCD नहीं आती है, अगर मैं उसको स्कूल में ले जाऊं कि इसको नर्सरी में एडमिशन करा दो तो स्कूल एडमिशन नहीं देता है। तो हम लोग ये करते हैं, उनको उसकी क्लास 5th लेवल तक उसको हम पहुंचाते हैं और देन हमने अब स्कूल से टाई अप कर लिए हैं। स्कूल सब हमें सपोर्ट करते हैं और हम उनका एडमिशन करा देते हैं ऑन द बेसिस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि बच्चा अब आगे पास करेगा। तो बच्चा स्कूल जाता है और शाम को हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। फीस वो माफ नहीं करते, फीस हम लोग बेयर करते हैं। मिनिमम फीस होती है, जो होती है वो हम देते हैं। ज्यादातर जो बड़ी क्लासेस होती है उनमें फीस ज्यादा हो जाती है, तो वो फीस भी हम पूरा बेयर करते हैं। हम लोग खाने का हम सब कुछ पे करते हैं, बस अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है। बच्चे अगर हम इस सेंटर पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 1500 के करीब बच्चे हैं, जिसमें हम 1000-1200 के करीब का हम लोग एडमिशन करा चुके हैं ऑलरेडी। और अभी फिलहाल में कोविड के बाद में 500+ बच्चे हैं। एट प्रेजेंट हमारे सेंटर पे 300+ बच्चे हैं। हम चाहते हैं ये पढ़ के वापस हमारे यहाँ पे पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे हमारे वॉलंटियर भी हैं। ये बच्चे बड़े होकर हमारे टीचर भी बनेंगे। तो तरुणा और सुशील की तरफ से इस तरह की मुहिम इस बात का सबूत है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के बच्चों तक ही सीमित नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का सबक लेते इन बच्चों के माता पिता को तैयार करना इतना आसान नहीं था। शुरू में इन्होंने अपने बच्चों के स्कूल जाने को लेकर भी ऐतराज दिखाया। वजह है अपना और पूरे परिवार का पेट भरने की जंग रोज लड़नी पड़ती है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई से बच्चों के वास्ते वाली सोच दिलो दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन उज्जवल भविष्य के मद्देनजर उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चों को तरुणा और सुशील के स्टडी सेंटर में पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। आर्थिक रूप से प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर इन बच्चों की पढ़ाई, कॉपी, किताब और खाने का खर्च उठाया। स्लम में रहने वाले बच्चों की जिंदगी को दिशा देने में तरुणा और सुशील के साथ कई और लोग भी जुड़ते चले गए।
देखिए, मदद का यह है कि शुरुआत में तो एज ए इंडिविजुअल हम लोग पढ़ा रहे थे, तो एक इंडिविजुअल से जुड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है लोगों के लिए। जब संस्था बना ली थी तो शुरुआत में तो लोग देखते थे, चीज़ें होती थी कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं ये, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जब लोगों ने देखा और सालों बीते तो आप लोग मदद करते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, स्टूडेंट जुड़ते हैं, हाउस वाइफ जुड़ती हैं, जो घर में खाली बैठे वो जुड़ते हैं, रिटायर्ड लोग जुड़ते हैं, और अब काफ़ी हेल्प होती है हम लोगों के लिए। गोल तो हमारे मतलब बहुत ही बड़े हैं, अभी बड़े क्या बहुत ज़्यादा हैं। चाहते हैं कि बच्चे सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सभी जो काम हम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके करें, और देश में हर कोने में हम इसी तरह के अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अपने स्कूल्स खोल पाएं, जहां पर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, वो कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो काम करता हो, चाहे वो घर में रहता हो, या किसी वजह से जो वो नहीं पढ़ पा रहा है वो पढ़ पाए, और ये बच्चे अपना नाम कर पाएं, और एक दिन मतलब इस देश में मतलब गरीबी ना रहे, ये बच्चे ना रहे, कोई ये ना कहे कि मैं अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो कोविड महामारी और लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों का वास्ता कई महीनों तक पढ़ाई से नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्कूल को लेकर इनकी दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आई। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उनकी जिंदगी बदलने में शिक्षा का बहुत अहम रोल हो सकता है, और ये वो बच्चे हैं जो सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा जैसे अभियान चलाए जाने के बाद भी आज तक शिक्षा के साथ जुड़ नहीं पाए थे। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के माता पिता मजदूर हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं। मैं यहाँ 2015 से आ रही हूँ, और मैं 7 साल की थी यहाँ से। तब स्कूल जाती थी? नहीं, तब मैं स्कूल नहीं जाती थी, और जब मैं यहाँ पर आई तब इन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। मुझे आसनार भी नहीं आता था, और अब मैं 10th क्लास में हूँ। उस समय नहीं भेजते थे, जब मतलब यहाँ के टीचरों ने मम्मी पापा को बोला कि हम भेजेंगे यहाँ पर, हम अपनी तरफ से एडमिशन करवाएंगे, तो मम्मी पापा ने बोला तो ठीक है, पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या बनना है तुम्हें बड़े होकर? आर्मी में जाना है। यहाँ पे मुझे है ना 9 साल हो चुके हैं अभी पढ़ते पढ़ते, और फिर मैं यहाँ पे ना, मैं जब 7 साल की थी ना, जब सर ने मेरा स्कूल में नाम लिखवाया था, जब से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। हमारे लिए अब कुछ कमी नहीं होती, जो हमें चाहिए होता है वो वहाँ पे देते हैं। यहाँ पे 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल साक्षरता दर 74% के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। साक्षरता के मामले में दक्षिण भारत का ये राज्य देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। इस राज्य में 94% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, यानी उन्हें पढ़ना लिखना आता है। केरल ही देश का एकमात्र राज्य जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर 90% से ऊपर है, और सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम है, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, यानी कि 20% या 25 करोड़ के आसपास लोग निरक्षर हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।